नमस्कार दोस्तों। यह एनसीईआरटी की की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। ज्योग्राफी की ऑथेंटिक बुक है, सरकारी बुक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है वहाँ से ही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और यह वीडियो चाहे छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन जो लेते हैं ना परीक्षा सेंटर, वो नहीं कहते कि हाँ ये गाइड पढ़ो, ये गाइड पढ़ो। आते हैं सभी इन्हीं बुकों से। आई बात समझ में? तो पहले ये है, इसके बाद में अगर और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे भी बना के क्वेश्चन दे सकते हैं। और वैसे भी अगर जो जैसे कि कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट व तथ्य लगे उनको अपन पार्ट में ही याद कर लेंगे करने को। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। पार्ट 2 है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब की आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कौन ने? औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय भाई साहब सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ था मुग़लों के साम्राज्य का। ठीक है ना? अब ये बात अलग है कि भाई औरंगजेब के बाद ही उसका पतन हो गया, लेकिन जैसे कि बाबर है, अकबर है, उनसे सबसे ज़्यादा बड़ा साम्राज्य था औरंगजेब के समय। उन्होंने वर्तमान भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। 1707 में उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। जैसे जैसे विभिन्न ताकतें, एक मिनट। मुगल बादशाह औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया 1707 में। उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। सही बात है भाई, वो अलग अलग क्षेत्र में जाके वो जमींदार ये अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने लग गए ना, तो केंद्रीय सत्ता का फिर हनन हो गया, यानी कि नष्ट होने लग गई, और कोई शक्तिशाली शासक भी नहीं था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। उत्तरार्ध तक क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ठीक है, देखते हैं कि भाई अंग्रेज कैसे इतने दिनों तक शासन किया था। ये क्या है? चित्र है यह समय का। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। बेटों को, ये गलत किया था यार, किसी बाप के सामने उसको बेटों को मारना बहुत बड़ी वो है, कायरता, घृणित कार्य है। शायद ये बहादुर शाह जफर हैं।
और एक बेटा तो ये रिया। कोई अंग्रेज अधिकारी है। ठीक। पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह साइज दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। पुर्तगाली आए थे भाई पहले। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा 1498। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। पुर्तगाली के बाद में डच, कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। जब पहले है पुर्तगाली के बाद में है डच के बाद में है फ्रांसीसी। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोपों के बाज़ार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रही। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। भारतीय बाज़ारों में और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। व्यापारिक चौकियों को अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी ने व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। अच्छा, कलकत्ता में। एक मिनट, इससे पहले वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर
और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, वो है वाणिज्यिक। 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते। इधर होके आई थी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, ये रास्ता था केप ऑफ गुड होप, सेंट हेलेना। दो रास्ते हैं यहाँ, एक तो इसके साथ जस्ट में जा रहा है, जब यहाँ से भी अलग अलग होके जा रहा है, नहीं अलग होके नहीं, ये है ना कम, तो ये गया इधर, और ये गहरा वाला ये गया, और एक और जा रहा है। 3 रास्ते हैं ना, ये बड़ा, ये इधर जा रहा है दूर। यानी कि ऐसे, यानी कि ये यूँ भी जा रहा है और यूँ भी जा रहे हैं, ये है इसका मतलब। और ये यहाँ से जा रहे हैं इधर जा रहे हैं ये, और ये इधर जा रहे हैं, इधर होके आए थे। ठीक। 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते, केप ऑफ गुड होप, सेंट हेलेना अफ्रीका, मुंबई मद्रास भारत, कलकत्ता, कैंटोन। जब इनकी खोज नहीं हुई थी, ये सुएज नहर वगैरह इनकी, हाँ ये यहीं से गए थे यहाँ। जब है ना एक रास्ता ये भी जा रहा है भाई, 3 रास्ता है, एक तो ये गया, ये तो इधर से जा रहे हैं ये, है ना, एक तो ये गया और यहाँ से 2 चढ़ रहे हैं। जब एक तो भारत गया ये, लेकिन इसमें से भी ये इधर चढ़ गया, और यहाँ से ये इधर ये चढ़ गया, और एक ये गया। अफ्रीका, ब्रिटिश आइसलैंड। ठीक। यहाँ से 3 ओर से आ रहे हैं, 4 ओर से ये, और इधर भी जा रहे हैं यहाँ से इस पे। आइए देखें कि ये कैसे हुआ। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर, ये याद होना चाहिए भाई, फैक्टर किसे कहते हैं। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर से फैक्ट्री हैं। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागारों, व्यापारियों और फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया था। 1696 तक। फैक्टर किसे कहते हैं ना, 1651, 1696 तक। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव काली काता था। 1696 तक कंपनी ने इन आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। उनमें से एक गांव काली काता था, जो बाद में कलकत्ता गांव था। ये कलकत्ता भाई, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट और औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें।
कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन आ चुका है। बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान साहब। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867। मद्रास के जहाज़ों से विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र। अठारह सौ सड़सठ। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। बंगाल के नवाब दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाबों ने। तो पहले कौन बना था? मुर्शिद कुली खान, फिर अली। मुर्शिद है पहले, है ना, मुर्शिद के बाद में अली है। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान। मुर्शिद पहले है ना, फिर मुर्शिद पहले है, अली सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पर है सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खान के बाद में अलीवर्दी खान, इसके बाद में सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाबों ने ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजराने मांगे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी। और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। वो चाहे वो लड़ने के लिए तैयार थे, चाहे लड़ना ही चाह रहे थे, ठीक है ना। अपमानित करने का प्रयास किया नवाबों व उनके अधिकारियों को। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अतः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। कठपुतली, यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव है भाई। ये है भाई रॉबर्ट क्लाइव। अब है प्लासी का युद्ध।
1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। 1756 में तो अलीवर्दी खान से पहले कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। मुर्शिद कुली खान के बाद में अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करें। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया। बात है 1756 में। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कब बने थे? 1756 पे चलते हैं। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करें। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। आई समझ में? धमकी दे दी, सलटा देंगे अपन बनना। किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाएं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए थे, अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। 30,000 सिपाही काफ़ी होते हैं। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता स्थित है, उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव अब ये जाएगा मद्रास से, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, तो यहाँ पे कब्जा कर लिया कलकत्ता पे सिराजुद्दौला ने। अब मद्रास से यहाँ से जाएगा अब सेना लेके अंग्रेज अधिकारी, कौन? रॉबर्ट क्लाइव, रवाना कर दिया। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। पलास के फूलों के कारण कहा जाता है। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, यानी कि गुलाल किससे बनती है? पलास के खूबसूरत लाल फूलों से। लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। महान न्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर वैन वन ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। महान न्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर वन ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। ये है सिराजुद्दौला। इस सेना को नौसैनिक बेड़ी की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ
कंपनी की सेना का नेतृत्व किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियाँ हुई थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपना साथ मिला लिया ताकि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। जब मीर जाफर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं ये, फिर मीर जाफर को हटा देते हैं। मीर जाफर के बाद में मीर कासिम को सम्राट बनाते हैं, नवाब बना दिया जाएगा। ये सिराजुद्दौला है। प्लासी, पलास, कठपुतली, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में थे। ये उस समय का चित्र है। एक शाही आदेश फरमान को बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। वाणिज्यिक, जड़ी मुनाफा कमाया जाता है। अब है क्या है? अब संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेश और अविश्वास से देखते थे। इंग्लैंड के लोग। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1765 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या आप सालाना 20 लाख स्टन की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो? ये था भाई। खुल के लूटा था देश को इन्होंने। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। ये बढ़िया था भाई। ये मीर जाफर मीर कासिम की बजाय तो जो हाल ही से युद्ध लड़ता हुआ मरा तो सही था, अच्छी मौत तो पाई थी। और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के चारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जाफर को हटा के जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। ये पूछते हैं वो बक्सर की लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? बक्सर की लड़ाई मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य। उसको भी हराना पड़ा मीर कासिम को। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। लड़ाई लड़ी थी किसने? मीर कासिम ने। और मीर कासिम को दोबारा नवाब मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। क्लाइव ने आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया।
इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दिवाली मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला घटा के वो बनाते हैं किसको? मीर जाफर को। लेकिन फिर मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो फिर मीर कासिम को बना दिया। तो मीर कासिम विरोध करने लगा तो मीर कासिम ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों से 1764 में। फिर इसके बाद में मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया। 5 लाख रुपए देने पड़ते थे, कंपनी को चुकाने थे हर महीने 5 लाख रुपए। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। भाई हर महीने 5 लाख बहुत होता है। जब भी विशाल साम्राज्य के तहत तो या विशाल साम्राज्य की तुलना में तो कुछ नहीं था। भाई दीवानी अधिकार मिल चुके थे ना कंपनी को। बताइए बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य, और प्लासी की लड़ाई 1770 में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। मीर जाफर की मृत्यु हुई थी 1765 में। जब भाई मूड बदल गया, फिर कंपनी का विचार बदल गए कि अपन तो हम ही खुद ही बनेंगे भाई नवाब। ठीक, दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब की शिकायत है। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारी के बारे में यह कहा था। 33 में बंगाल के नवाब ने, जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। उनके ही देश में मर्दों और उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट रहे हैं। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेश और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पीट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। पढ़ लिया ये अपन ने। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पीट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से चिट्ठी भेजी थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। कर्मचारी भी, हाँ भाई हम कर्मचारी हम भी नवाब बनेंगे। कंपनी का हर कर्मचारी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए वैध कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर
बंगाल के असली नवाब हो, इस बात के लिए वैध कर दिया गया वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया, इंग्लैंड से 1743 जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में जब वह दोबारा गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401 पाउंड 102 पाउंड के बराबर थी। ठीक है ना। 1743 चेन्नई आया था तब 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचारों के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। 1772 सरकार को उसकी अकुल संपत्ति के स्रोत संदेश साधपद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दी है, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। ये सब धरा का धरा रह गया। इतना शोषण, ये शोषण और आम जनता और गरीब जनता को परेशान करने, निरह लोगों की हत्या करने, अपमानजनक व्यवहार, बहुत गरीब लोगों का शोषण करने का ही बदौलत था जो उसको आत्महत्या करनी पड़ी थी। आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत करने वाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सभी अंग्रेज ऐसे थे, कुछ सही भी थे। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत के लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत से रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों उनका मजाक उड़ाया जाता था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। क्लाइव खुद को कैसे देखता था? संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें कि उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक कंपनी शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरबान खींच रहे थे। मैंने ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस समय संयोग को देखकर खुद हैरान हूँ। आत्महत्या क्यों करी थी? तो भैया रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी लास्ट में, ये 1774 में। 1772 में इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसी वजह से करी होगी। और क्या है, क्योंकि अपमान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसने सोचा होगा कि मैंने ब्रिटिश कंपनी के लिए इतना बड़ा कुछ किया है, इतना अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मुझको कुछ नहीं मिला, कोई वो नहीं सम्मान वगैरह वगैरह, तो फिर कर ली होगी आत्महत्या। पता नहीं है, ग्रह क्लेश भी हो सकते हैं। अब जो पता है नहीं है तो उसके बारे में बात करना गलत है ना। आगे चलते हैं। कंपनी का फैलता शासन। कितना हो रहा है पाठ तो गल्ला है भैया। कंपनी का फैलता शासन।
यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया, 1 मिनट। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजाने इलाके में कंपनी से सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। दोबारा से, कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने, बक्सर की लड़ाई में कौन था? मीर कासिम और अंग्रेज। बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक व व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 1798 से 1805 अब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था। रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। वेलेजली था भाई, अवध का विलय हुआ था ना उस समय। वेलेजली कब था? 1798 से 1805, यानी 2 साल तो ये, यानी कि 7 साल। क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने चूक गए थे, इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अवध का विलीनीकरण किया गया था भाई। अवध के नवाब को 1801 में अपना इलाका कंपनी को सौंपने के लिए आधा इलाका मजबूर किया गया। नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। पैसे के कारण किन किन रियासतों का विलय किया गया था? एक तो हैदराबाद है, एक अवध है। अवध वफादार और था इनका। कौन था उस समय अवध का विलीनीकरण हुआ था? उस समय ये था वेलेजली। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजा-उद-दौला टीलीकेटर-दौला बनाया गया चित्र 1775। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन वहाँ रेजिडेंट के सामने अपनी चिरपरिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। शुजा-उद-दौला बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे।
सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला अलग अलग है क्या? दिखाई दे रहे हैं। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टिलिकेटा द्वारा बनाया गया चित्र 1772। अकबर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन वहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान और शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। जब शुजाउद्दौला तो प्लासी के युद्ध में मारे गए थे ना भाई, सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला। आगे चलते हैं। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के न सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का करता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जैसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। जेम्स मिल 1832। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805। शुजाउद्दौला। टीपू सुल्तान शेर ए मशहूर। निषेधाज्ञा का मतलब है निर्देश और अधीनस्थता दब्बूपन यानी कि दब्बूपन यानी कि सिलेंडर मान सकते हैं अपन। अधीनस्थता दब्बूपन निषेधाज्ञा निर्देश। इस शुजाउद्दौला को देखना है मुझे, है ना, प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला। सिरा सिराजुद्दौला को मार दिया गया। मीर जाफर नवाब आना। अलग अलग है सिराजुद्दौला, सिरा और शुजा उद्दौला। (1772) का चित्र है। निषेधाज्ञा अधीनस्था दब्बू। अब है टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर, है ना। टीपू सुल्तान महान हस्ती थी भाई साहब, एकदम निर्भक, निडर, सूरवीर, प्रतापी। टीपू सुल्तान शेर ए मसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष दैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है।
हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। हैदर अली का शासनकाल था 1761 से 82, यानी कि 61, 71, 81, 21 साल। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 82 से 99, यानी कि 8 साल तो ये 90 और 9 साल ये 8 8 16 17 साल। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। फ्रांसीसी व्यापारियों से हैदर अली 1761 से 82 है ना, और पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799। टीपू सुल्तान भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 69, एक तो ये, 1780 से 84, एक ये, 1790 से 92 और 99। 67 से 69 पहले तो ये है ना, फिर 4 वर्षीय 1780 से 84, फिर 90 से 92, फिर 99। फिर 80 से 84, 67 से 69 ये तो हुई थी किसके समय, हैदर अली, और 80 से 84 हैदर अली, फिर 90 से 92 और 99। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकार पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। वोडियार, बताइए मैसूर पर किस, एक मिनट, मैसूर के युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज, यहाँ पर टीपू सुल्तान की मारे गए, तो टीपू सुल्तान के बाद मैसूर का राजकाज किसको सौंपा गया था, वोडियार राजवंश हाथों सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी गई। मैसूर पर भी जब 1767 से 69, फिर 80 से 84, फिर 90 से 92, फिर 99। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। आखिरी जंग में टीपू का खिलौना शेर, यह है टीपू के विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। जो यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब उसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को भी अपने साथ ले गए। 4 मई 1799। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को भी अपने साथ ले गए। कब हुई थी मृत्यु, 4 मई 1799। टीपू की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है।
1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया। आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उसे शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। 1782 में मैसूर के राजा टीपू कब बने थे? 1782। आगे चलते हैं। 4 मई 1799 मराठों से लड़ाई। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक सुर्खी लिखी है। मराठों से लड़ाई। कन्फेडरेसी का मतलब होता है गठबंधन। कन्फेडरेसी गठबंधन। मराठों से लड़ाई। लॉर्ड हेस्टिंग्स है। एक कुर्सी पे सिंह बना रखा है शायद। लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनके द्वारा बनाया गया होगा ये चित्र, इसके ही संरक्षक में लॉर्ड हेस्टिंग्स। कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति। कित्तूर रानी चेन्नम्मा। कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति। पढ़ा नहीं यार इनके बारे में कभी। बनाई गई मूर्ति। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1766 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद बक्सर की ये लड़ाई कब हुई थी? 1764। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1757। प्लासी की 1757 और पानीपत की 61, बक्सर की 64। तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। और ये कौन है? सिंधिया। एक्सिट के बाद में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले ये सभी शक्तिशाली थे। ठीक, लेकिन फिर बाद में दो ही रहे थे, महादजी सिंधिया है और नाना फडणवीस। 18वीं सदी के थे। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक मार्च के बाद कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कंपनी ने मराठों को एक के बाद एक, भाई ये एक नहीं थे ना, मेन बात ये थी अलग अलग लड़ रहे थे। जैसे कि नाना फडणवीस अपनी लड़ाई अलग ही लड़ रहे हैं, और महादजी सिंधिया अपनी लड़ाई अलग ही लड़ रहे हैं।
होलकर, गायकवाड़, भोसले वगैरह वगैरह पहले एक थे, लेकिन 1761 के बाद में ये अलग हो गए, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद में, क्योंकि मैन सत्ता का अंत हो गया था और ये खुद अलग अलग स्वतंत्र हो गए थे। जैसे कि मुग़लों की मैन सत्ता, केंद्र में जो मैन सत्ता समाप्त होने पर जा रही थी, तो उसके जो चुने हुए अधिकारी थे तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया, कुछ ऐसे ही था ये। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी के मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ, ये कुछ सुना चुका है। सालवाई की संधि हुई थी 1782, सालवाई 82, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। अतः 1817-1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सालवाई की संधि 1782 के साथ खत्म हुआ पहला युद्ध। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 और 1819 के बीच अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। 1817 से 1819 पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। और ये कौन से थे? 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 92, 1799। सालवाई की संधि हुई थी। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805। ये बताइए उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों को कब्जे में कब आ गए? द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805। फिर 1817 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। लॉर्ड हेस्टिंग्स सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। बताइए कंपनी ने अपनी सर्वोच्चता की नीति किसके काल में अपनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरू की गई थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार उसके पास मानती थी। वो अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर अपने हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए कित्तूर और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई।
चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चेन्नम्मा कर्नाटक की बात है। कैसे कित्तूर, कैसे कर्नाटक। संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सेवरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आएगा ये कि बताइए रानी चेन्नम्मा संबंधित थी कित्तूर, और एक कौन था चौकीदार था, क्या नाम था, रायन्ना। जब 1829 में जेल में मृत्यु हो गई, 1824 में गिरफ्तार किया गया था ना रानी चेन्नम्मा को, और रायन्ना को 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। अठारह के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर इधर है, पश्चिम में। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। रणजीत सिंह ने 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। लेकिन रणजीत सिंह के टाइम में दाल नहीं गली थी। मृत्यु कब हुई थी रणजीत सिंह की, महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में, और 1839 से 49 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अफगानिस्तान के साथ युद्ध कब हुए थे, 38 से 42। फिर 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। फिर 1839 में, फिर 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति, महाराजा रणजीत सिंह का दरबार, महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है। टेंट लगा रखा है। ये मुगल सम्राट भी लगाते थे, ये ऐसे ऊपर का, ये विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। आखिरी लहर लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इस सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1856 को अंग्रेजों के हाथ में चली गई। क्वेश्चन एक यह आता, बताइए निम्नलिखित में किसका सबसे पहले अधिग्रहण हुआ था। विलय की नीति के तहत सतारा 48, संबलपुर 50, उदयपुर 52, नागपुर 53, झांसी 54। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अच्छा, इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता
के नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए भी अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। दूसरी बार हो रहा है अवध का। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। संबलपुर के वीर सुरेंद्र शाह का क्षेत्र, संबलपुर के वीर सुरेंद्र शाह का क्षेत्र 1748 संबलपुर है, संबलपुर के वीर सुरेंद्र शाह का क्षेत्र है। 17 संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, 48, 50, 52। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही या अवरोही। 17 संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, लास्ट में अवध 56 में। और ये संबलपुर के हैं, 1850 में हुआ था जो वीर सुरेंद्र शाह। कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे और क्या? अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856। और यह है सर्वोच्चता का दावा, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23। मराठों से लड़ाई, टीपू की कहानियाँ, हैदर अली 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799। रेजिडेंट की ताकत क्या होती है? जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1791 से 1805, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। वेलेस्ली के समय सहायक संधि चली थी। कंपनी का फैलता शासन। क्लाइव खुद को कैसे देखता था? कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। बक्सर की लड़ाई 1764, मीर कासिम। संपन्नता का आश्वासन, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। मान्य लेखक, ईस्ट इंडिया हाउस, लंदन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लंदन हॉल स्ट्रीट पर वन ईस्ट इंडिया हाउस में बैठ कर होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। प्लासी का युद्ध, कठपुतली, रॉबर्ट क्लाइव। व्यापार से युद्धों तक, एक शाही आदेश। पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक, अब क्या है? नए शासन की स्थापना। ज़्यादा नहीं है। ये क्या है? भारत 1797 है ना भाई। क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। भारत 1840, क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र पीड़ेवाड़ है 1797, 1840, फिर है 1857। ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र, क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे।
ये एरिया था भाई। देख 1797 में बहुत कम था अंग्रेज़ों का साम्राज्य, ब्रिटिश शासन का अधीन क्षेत्र, पीड़े वाड़े, मैसूर, मद्रास, हैदराबाद, बस इतना सा एरिया था, बनारस और कलकत्ता। धीरे धीरे फैलते गया था ये, यानी कि उंगली पकड़ के पहुंचा क्या, पूरा हाथ पकड़ लिया अंग्रेज़ों ने। हैदराबाद, मद्रास, मैसूर, ठीक है ना, दक्षिण में पूर्वी साइड ही तो थे, मैसूर, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता। 1797 का है। इसके बाद में 1840, अब एरिया ज़्यादा हो गया, पीड़ा बड़ा एरिया ज़्यादा हो गया भाई। कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, पश्चिम में नहीं हुआ है अब भी, देख ले, यहाँ नहीं हुआ है। ठीक, अब जिसके बाद में है 1857, अब फिर पश्चिम में कर लिया है इन्होंने, वो अफ़गानिस्तान को कब्जे में लिया था ना तब। दिल्ली, लखनऊ, काठमांडू, बनारस, कलकत्ता, मुंबई, पूना, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, अब पीड़ा बड़ा बहुत हो गया भाई। भारत में अंग्रेजी की फैलती सत्ताएं। इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें। तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे, यानी 1797 में कम था अंग्रेज़ों का क्षेत्रफल, फिर 1840 में बढ़ गया है, 1840 के बाद में 1857 में, अब ये कम समय में और भी ज़्यादा बढ़ गया, 17 साल में बहुत बढ़ गया। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग्स, वो आत्महत्या किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। अने वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। बम्बई कंपनी आते थे, बंगाल समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। बम्बई और मद्रास में भी ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। क्वेश्चन आया था यहाँ से, देख भाई। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। कौन कितनी थी? 3 थी। हर एक का शासन गवर्नर जनरल के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 है, 73 से 83, 10 और 2 12 साल, नहीं 13 साल। सत्रह सौ बहत्तर में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये अब्बू चली आ रही है, फौजदारी और दीवानी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। दीवानी
पैसे देने के मामले में। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी एक न्यायाधीश, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। ये आ चुका है क्वेश्चन। मुफ्ती किसे कहते हैं? काजी तो नहीं आएगा, काजी से पता ही चल रहा है। मुफ्ती क्वेश्चन वो आते हैं जिसका अर्थ का पता नहीं चलता है, जैसे कि मुफ्ती। मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। मुफ्ती काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। कौन लगाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। अच्छा, काजी मुफ्ती के आधार पर फैसला सुनाता है, यानी कि मुफ्ती न्याय व्यवस्था से संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा आर.जी. पोलार्ड द्वारा चित्र 1789। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। जब वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा आर.जी. पोलार्ड द्वारा चित्र 1789 इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। यार इन सब इन पे इधर रॉबर्ट क्लाइव पे भी ये, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, लेकिन इस पे भ्रष्टाचार का आरोप न चल के शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगा था। किस पे? वॉरेन हेस्टिंग्स पे। और रॉबर्ट क्लाइव पर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी भाई। जैसे कि 2 साल पहले चला तो 2 साल बाद में आत्महत्या कर ली थी। काफ़ी बड़ा हॉल है। सत्रह सौ नवासी कुछ छोटा थोड़ी है। अब महाभियोग काजी मुफ्ती एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। 1775 में N.B. हालडेल ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार कर ली गई थी।
1773 के एक रेगुलेटरी एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। दोबारा से आराम से हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। 11 पंडितों को एन.बी. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण जब 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों के एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। एन.बी. हालहेड संबंधित है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दोबारा देख अलग है। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का सौंपा गया। एन.बी. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। कलकत्ता में भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दारोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। मैं सबसे शत्रु और उत्पीड़क महाभियोग चला रहा हूँ। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क और महाभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। मैं उनके हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। अंत में मानव सभ्यता के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु, सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। बात तो सही है भाई। क्या नाम था? एडमंड बर्क। धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार, घुड़सवार, मस्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। मस्केट मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ये तो है मैचलॉक। और मस्केट आ सकता है। मस्केट क्या है? मैचलॉक क्या है? कंपनी की फौज।
कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार घोड़े पर चलने वाला प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मुगल साम्राज्य को ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना, आर्मी कहते थे, सिपॉय आर्मी। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। मस्केट, मैचलॉक, बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में 1820। सिपॉय, अवध और बनारस जैसी रियासतों किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। पेशेवर सवार घोड़े पर चलने वाला प्रशिक्षित। चित्र 13 कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार, एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया। चित्र 1780 मराठों और मैसूरों के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। हरा दिया था भाई मराठों और को हैदर अली ने इन अंग्रेज़ों को। इस वजह से ये घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी इनको। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। समरूप सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? ठीक है ना। पेशेवर, क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की वजह से सिपाही मान सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखता है। इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में पढ़ेंगे। पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? निष्कर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी की बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग में भारत पहुंचने में 6 से 8 माह लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे।
द्वारा। निष्कर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप के चलने वाले जहाज़ों ने यह मात्र 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूसरे देश आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 63% भूभाग और 78% आबादी पर देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। 63% भूभाग और 78% आबादी पर। ठीक 1780 अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। निष्कर्ष, फिर से याद करें, आइए कल्पना करें आप 18वीं सदी के आखिरी या 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में रह रहे हैं। ब्रिटिश विजय की कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? याद रखिए कि आप वहां जाने वाले बहुत सारे अवसरों को बेहिसाब कमाई के बारे में जान चुके हैं। निम्नलिखित के जोड़े बताइए। ठीक, दीवानी। दीवानी का मतलब होता है सिपा, टीपू सुल्तान, कितुर अंग्रेजी बरदुगान नहीं, ये है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। राजी चेन्नम्मा, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। सिपाही वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल। कोई दिक्कत नहीं। दीवानी, वो राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेर मैसूर टीपू सुल्तान। राजी चेन्नम्मा, सिपाही वारेन हेस्टिंग्स। कृष्ण, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। प्लासी, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने विलय का सिद्धांत लागू किया। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के मध्य भाग में स्थित थी। मध्य पश्चिमी है ना, मध्य है। सही है गलत बताइए। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। नहीं, कमज़ोर होता गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र नहीं थी, और भी थी। डच, फ्रांसीसी। महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, काफ़ी किए थे। सिर्फ ये सही है। आइए विचार करें, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? धन दौलत, सोना चांदी, मसालों की वजह से। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? सब्सिडियरी एलायंस, सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। आइए करके देखें। बंगाल में अंग्रेज़ों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाइए। बंगाल में अंग्रेज़ों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया।
औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाइए। संस्कृति, शिल्प और जीवन। यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति। निम्न में से किसी के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं और जानकारी इकट्ठी करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराणा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। ये पाठ था भाई। संबलपुर के वीर सुरेंद्र शाह। संबलपुर। टीपू सुल्तान के बेटकों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा चित्र 1793। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान कई बार युद्ध में हराया था। 1792 में मराठों और हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद 1792 में मराठों और हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले, यानी कि सभी मिल गए थे भाई। मराठा भी मिल गए, हैदराबाद का निजाम भी मिल गया और कंपनी मिल गई। जब क्या करें मैसूर के वासी। कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों और अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था। काफ़ी हरामी थे यार, जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती हो। यानी खुद को भाई बड़ा साबित करने का कौन मौका छोड़ेगा। जैसे कि अपन नहीं करते हैं कि कोई मेडल मिलता है, कोई प्रशंसा है तो स्टेटस लगाते हैं, वही है। नवाब की शिकायतें। यह था भाई सिराजुद्दौला, यही बढ़िया था। लड़ते लड़ते मर तो गया था, अधीनतार चापलूसी वगैरह तो नहीं की। विलियम सिम्पसन का बनाया गया चित्र 1867। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।